discuss regarding errors. So point number 6, wrong comparisons. और ये wrong comparisons क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ लें. जैसे कि एक जुमला लिखें जी, Ahmad is wiser than all men. Ahmad is wiser than all men. अब एक तो ये कंपेयर कर रहा है, लेकिन आप इसमें जो एक एरर कर गए ना, वो ये कर गए कि आपने कहा अहमद इज वाइजर देन ऑल मैन. आपने सब में शामिल कर दिया, यानी अहमद खुद भी तो मैन है ना, इसको तो हटाएं ना. यानी आप इसका जुमला लिखेंगे अहमद इज वाइजर देन ऑल अदर मैन, बाकी दूसरों से. तो यानी अहमद को उन दूसरों से पहले अलग करना पड़ेगा, फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं ना. यानी आप तो फिर अहमद को भी उसी लिस्ट में डाल दिया आपने. बात समझ आ रही है? तो अगर आप इसमें जब तक ये नहीं देंगे तब तक ये आपका कंपैरिजन जो है वो रॉन्ग रहेगा. बात समझ आई? जिसको नहीं आई समझ में वो पूछ सकते हैं जी. यहाँ देखें, अहमद इज वाइजर देन, अहमद खुद क्या है? तो अगर हम इसको ये कहते हैं कि ऑल अदर, दूसरों से, तो हम बाकी लोगों को अलग करेंगे, अहमद को अलग कर देंगे. तो इसमें फिर हम कंपैरिजन दे सकते हैं. जब तक ये ऐड नहीं होगा तब तक ये नहीं देगा. गॉट दैट? आगे आ जाए जी. नेक्स्ट इज सिमिलर चॉइस आंसर्स. अब ये पहले देखें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. इसमें लिखें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. अब क्या होता है, समटाइम्स द गिवन आंसर ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड डिस्प्ले वेरी लीस्ट डिफरेंस. बहुत बारीक डिफरेंस आपको मिलता है और आप क्या करते हैं, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन एग्जामिनेशन ऑफ सच चॉइस. रीड द फुल स्टेटमेंट बिफोर सेलेक्टिंग योर आंसर. ऑल्सो इफ देयर आर टू सिमिलर आंसर ऑप्शंस, इट डजंट मीन वन ऑफ देम मस्ट बी द राइट चॉइस. द एक्चुअल आंसर मे बी द कंप्लीटली डिसिमिलर वन. बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपको दो बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स नजर आते हैं, आपको ये लगता है कि दोनों सिमिलर थोड़े बहुत हैं, तो इन दोनों में से ही आंसर होना चाहिए. वो असल में आपकी मेंटालिटी और आपके माइंड के साथ प्ले कर रहा होता है. उस वक्त वो ये समझ रहा होता है कि इन दोनों में से सिलेक्ट करेगा, जबकि उसका आंसर ही थर्ड वन होता है, जबकि वो उसका आंसर ही डिसिमिलर होता है, तीसरा होता है. तो जब उसका आंसर ही डिसिमिलर है, वो आपको ड्रैग कर रहा है, वो आपको ड्रैग कर कर गलत ले जा रहा है. तो हम सिर्फ इस चीज़ पर फोकस ना हो कि ये दोनों, जैसा कि सपोज हम सेम मीनिंग वर्ड उठा लेते हैं, जैसे प्ले और या जैसे कम एंड गो, इस तरह का वर्ड, तो हमारा जहन इसी तरफ जाएगा कि ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में वर्ड जा रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, जबकि उसका वर्ड तीसरा हो जाता है नीचे. तो हमारा वो अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है बेसिकली. यानी वो हमारे अटेंशन डाइवर्ट कर कर क्या कर रहा है, वो आपको ट्रैक कर रहा है उस तरफ, लेकिन हमें उस तरफ ट्रैक नहीं होना. हमें पूरा प्रॉपरली इसको रीड करना है, उसके बाद हमें अटैम्प्ट करना है. तो ये एक टेक्निक है समझने के लिए. तो आप लिख सकते हैं, लिखें समटाइम्स द गिवन आंसर ऑप्शंस are very close to each other, and display very least difference. So you need to be extra careful in the examination. You need to be extra careful in the examination of such choices, of
such choices. Read the full statement. Read the full statement before selecting your answer. This is very important. Read the full statement before selecting your answer. Are you getting my point? If there are two similar answer options, that doesn't mean one of them must be the right choice. One of them must be the right choice. Full stop. The actual answer may be the completely dissimilar one. Maybe the completely dissimilar one. Treat all options equally. Next part is treat all options equally. अब बहुत सारे लोग टीचिंग में अप्लाई करेंगे. अभी वैकेंट पोस्टें आ रही हैं और JST, PST और HST. इसमें क्या होता है, सबसे जो मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चंस आ जाते हैं, सबसे बड़ा मसला आपको वहाँ आता है, एरर्स आप नहीं कर पाते हैं हल. तो हम उसकी टेक्निक्स पर भी बात कर रहे हैं कि आप किसी पेपर में बैठते हैं तो आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना है. तो आपके ये जो टेक्निक्स हैं वहाँ काम आएंगी. आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको एरर डिटेक्ट करने में बड़ा फ़ायदा देंगी. लेकिन जी ट्रीट ऑल ऑप्शंस इक्वली लिखा. while going through the answer options you may feel the initial particular option is correct and neglect the remaining. It is advised to go through all the options before deciding your answer choice. Avoid, नज़रअंदाज करना. Before deciding your choice answer. Are you done? Okay, good. Next point is choose the shorter answer. This is again a technique. Choose the shorter answer in case you are stuck with the two options. In case you are stuck with the two options,
chose the shorter one, chose the shorter one. Often the long answers or sentences are added in the options to confuse the candidates, फुल स्टॉप। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाज़ औक़ात ऑप्शन लिस्ट में आपके पास एक ऐसा आंसर आता है जो बहुत लेंदी होता है, बड़ा होता है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो लेंदी आंसर या लेंदी सेंटेंस देखकर आपको डिट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप उलझ जाते हैं इन्फॉर्मेशन में। आपको लगता है ये आंसर बड़ा डिटेल्ड है तो यही होना चाहिए। तो उसको सेलेक्ट या टिक करने से पहले वो कह रहा है कि आप इससे कंपैटिबली बेटर है कि आप शॉर्टर आंसर सेलेक्ट करें, रादर दो यू आर सेलेक्टिंग द लेंदी वन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एरर्स का पार्ट था जो आज हमने कर लिया। आज हम कुछ और भी करेंगे, इसको स्किप करें आप। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वोकैबुलरी पर। इट इज़ ऑफन कंफ्यूजिंग। आप जो सबसे ज़्यादा सीवियरली हिट होते हैं वो वोकैबुलरी में होते हैं, पेपर्स में। उसका रीज़न ये है कि हमारी रीडिंग्स कमज़ोर हैं, हम रीडिंग करते ही नहीं हैं, हमारी रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कोई कैपेबिलिटी नहीं है। जब हम किसी रास्ते गए ही नहीं हैं और मैं आपको कहूँ उस रास्ते गाड़ी चलाओ, तो आपको ट्रबल तो होगा ना। आप कहेंगे सर मैं इस रास्ते कभी नहीं गया हूँ, अब कितने खड्डे हैं, और कहूँ भी अंधेरे में चलाओ, एक डिमांड और बढ़ जाए कि जी अंधेरे में चलाओ, तो आप कहेंगे सर ये तो इसकी लाइटें वैसे ही कमज़ोर हैं, यह तो भरवाने वाली बात हो गई। इसी तरह से आपके साथ है कि जब आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं और आपकी वोकैबुलरी बहुत कमज़ोर है, और फिर मैं आपको कहूँ एक पैसेज रीड कर दो ज़रा, इस पैसेज का फिर मीन भी कर दो मुझे ज़रा, तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है। बहुत सारे टेस्ट में, बल्कि आजकल के टेस्ट का एक कल्चर डेवलप हो गया है कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है वोकैब का एक स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल, और आपकी रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का एक टेस्ट, जो कि हमारे पास कल्चर ही नहीं है कि हम रीडिंग करें। हम कभी नॉवेल नहीं पढ़ते, हम कभी कोई बुक टच ही नहीं करते। इंटरनेट का दौर है जी, कॉपी पेस्ट आइडिया उठाया और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, यानी हमारी रीडिंग्स के साथ कोई ऐसी ख़ास दिलचस्पी नहीं है। फिर बाद में ये होता है कि सर हमें कोई शॉर्टकट बता दें, कोई शॉर्ट वे बता दें कि हम एग्ज़ाम पास कर लें, कि सर हम एग्ज़ाम पास कर लें। व्हेन यू डू नॉट हैव वैरायटी ऑफ आइडियाज़, जब आपके पास वैरायटी ऑफ आइडियाज़ ना हो, वोकैबुलरी ना हो, तो आप एक पैसेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? ये तो एक मिरेकल जैसी बात हो गई थी। तो इसलिए फिर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ पहले बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि ये बेसिक चीज़ें क्या हैं और ये कितनी ख़तरनाक हैं। ये आपकी डिस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं, पेपर्स में स्पेशली। अब हमने एक सवाल लिखा, व्हाट इज़ वोकैबुलरी, जिसको डिक्शन कहा जाता है, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और ये है क्या, इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या लेना देना है, इज इट और नॉट। तो जी मुझे कोई यहाँ से आप लोगों में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ वोकैबुलरी, आसान अल्फाजों में? जी बंडल ऑफ वर्ड्स। जी और कोई? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी आर देयर? नो आइडिया। लाइन डालें। अब हम काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी पर बात करते हैं। वोकैबुलरी मीन्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडियाज इन अ लैंग्वेज, मीन्स द इम्पॉर्टेंट एंड इनिशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड वोकैबुलरी। अल्फाज ना हो तो कोई ज़बान कभी भी डेवलप नहीं की जा सकती। अल्फाज ग्रामर बनाते हैं, अल्फाज इट्स कॉल्ड दी बेसिक
रूल आर बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये बेसिक एलिमेंट होता है दैट डेवलप्स एनी लैंग्वेज। इसको आप अपनी ज़बान में कुछ भी कह दें, इसको आप क्रिएटर ऑफ लैंग्वेज कह लें। वोकैबुलरी कैन बी अ क्रिएटर ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का वजूद बनाती है, ज़बान का वजूद बनाते हैं। तो वो अब जब वजूद आपका कमज़ोर है तो अब ज़बान को सीखना कैसे आपका वो जो एम है, अचीवमेंट है, वो कैसे हासिल होगा। तो उसके साथ साथ उसकी काइंड्स होती हैं, काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी। अब आप ये लिखें काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी। ये काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी क्या है? इस तरफ वर्ड लिखें सिर्फ। काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी का मतलब है वोकैबुलरी होती कितनी तरह की है। सबसे पहले हमने कहा जी वर्ड होता है, इसका अंग्रेजी का एक वर्ड है। उम्मन किताबों में लिखा जाता है, असातिज़ा कहते हैं कि वर्ड ऑलवेज हैज़ द मीनिंग, वर्ड ऑलवेज हैज़ अ मीनिंग। तो वर्ड का पहली काइंड तो ये हो गई कि वर्ड की क्या होगी, मीनिंग होगी। सो यू कैन राइट हियर मीनिंग, अप एट द अपोजिट मीनिंग। जैसे कि अब वर्ड की मीनिंग क्या है, लाइक आई एम गोइंग टू राइट गार्डन इन अ वर्ड, एज अ वर्ड गार्डन। अब इसको आप मीन आउट करते हैं। गार्डन क्या है बेसिकली? अ प्लेस वेयर यू प्लांट सम ट्रीज। इज इट अ प्लेस वेयर यू प्लांट सम ट्रीज? ग्रासी एरिया। हमने क्या किया, उसको मीन किया। हमने क्या किया, उसको मीन किया। तो ये काइंड हो गई। यानी हम उसको मीन आउट करने की कोशिश करते हैं जब हम रीड करते हैं कि ये मतलब क्या दे रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हो रही है इससे या नहीं हो रही, या मैं इसको समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा। सो वर्ड ऑलवेज लाइक अ ग्रासी एरिया यू कैन से, और ग्रासी प्लेस at your home or in your home, grassy place in your home. Okay, now word has a meaning as well. Word has synonym, same meaning word. किस तरह से? कोई मुझे एग्जाम्पल दे। same meaning word, word has synonym. Kind, short or complete, finish. Good. Go, set off. Among you people. Kind and type. Accomplish, achieve. Good. Use and utilize. Anybody else? You know that word always has same meaning words but different usages. वो ऑक्सफोर्ड तो सेम मीनिंग कर देता है लेकिन कहता है इसका यूजेज डिफरेंस है। जैसा कि हम वर्ड लिख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं लिख रहा हूँ कोई भी एक वर्ड लिख रहे हैं, जैसे कि हम फ्लाई लिख लें, इधर फ्लाई, या ट्रिब्यूट लिख लें, ट्रिब्यूट। इसका सेम मीनिंग वर्ड होगा ओमेज। दोनों का मतलब है खराज तहसीन पेश करना, दोनों का मतलब है, अब दोनों का मतलब सिमिलर है, दोनों की मीन सिमिलर है। ऑक्सफोर्ड देती सिमिलर मीनिंग है लेकिन नीचे उसके यूजेजेस अलग अलग बताएगी, नीचे उसके यूजेजेस अलग अलग बताएगी। ट्रिब्यूट मीन्स किसी जिंदा शख्स को खराज तहसीन पेश करना, और ओमेज का मतलब जो इस दुनिया से जा चुका है।
इज इट आर नॉट? अब ये डिफरेंस है इसका, अब ये इसका डिफरेंस है, यूजेज में डिफरेंस आ गया ना। वैसे तो ये कह रहा है दोनों का मतलब क्या है, खराज तहसीन पेश कर देना, लेकिन इसका यूजेज तो कुछ और है ना। तो हमें ये भी समझना है कि वर्ड सिनोनिम का इस्तेमाल डिफरेंस होता है। जैसे कि एक और वर्ड लिखें जी, ओल्ड एंड एंशिएंट। ऑक्सफोर्ड देती है ओल्ड एंड, इसका जो दूसरा वर्ड दे देती है एंशिएंट दे देती है, जिसका मतलब है कदीम या पुराना। मेरे जूते पुराने हो सकते हैं, कदीमी होंगे क्या? तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड का मतलब पुराना है, एंशिएंट का मतलब कदीमी निकलेगा। जहां पर कोई कदीमी जगह हो, कदीमी चीज़ हो, जो म्यूजियम में रखने जैसी जगह हो, कोई चीज़ हो, उसके लिए हम एंशिएंट इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए भाई मेरे जूते पुराने हो सकते हैं, मेरे कपड़े पुराने हो सकते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें वो पुरानी हो सकती हैं, लेकिन कदीमी नहीं हो सकती। तो ये वर्ड सिनोनिम तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ ऑक्सफोर्ड बार बार तंबीह करती है। क्या तंबीह करती है? कि आप उसके यूजेजेस भी पढ़ते आएँ, आप उसके यूजेजेस भी पढ़ते आएँ। लेकिन हम कहते हैं कि सर ये तो सेम मीनिंग है ना, सर ऑक्सफोर्ड तो सेम मीनिंग दे रही है, तो ऑक्सफोर्ड नीचे इसके यूजेजेस भी तो बता रही है, उसके इस्तेमालात भी तो बता रही है। तो आप इस्तेमालात क्यों नहीं पढ़ते? You need to study, you need to read complete information regarding the word. अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप हमेशा जुमले को मिसलीड कर जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि my shoes are very ancient, जिसको अंग्रेज़ी आएगी वो मेरे बारे में क्या आइडिया लगाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जिस तरह से वर्ड है ड्यू टू और बिकॉज, ड्यू टू और बिकॉज दोनों का मतलब है इसी वजह से, ओइंग टू भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों वर्ड मैं कुछ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूँ अंग्रेज़ी के साथ। ड्यू टू एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, नेगेटिव आइडिया है, नेगेटिव एक्सप्रेशन है। मतलब है कि हम लोग अगर ये कहें कि आज मैं जो भी हूं अपने अबू की वजह से हूं, तो ये नहीं कह सकता व्हाट एवर आई एम ड्यू टू माई फादर। जेल में थोड़ी आप ये करे, मतलब अगर मैं फादर की वजह से जेल में हूं तो मैं कहूँ ना व्हाट एवर आई एम और व्हाट एवर आई वेयर एवर आई एम ड्यू टू माई फादर। गलत जगह पे हूँ ना, अगर अच्छी जगह पे रहूँ तो फिर क्या कहूँ? अंग्रेजी ये भी तो कहती है इसका इस्तेमाल यूँ है, किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए आप ड्यू टू इस्तेमाल करो, किसी पॉजिटिव एक्सप्रेशन के लिए आप, अब आप अपनी अंग्रेजी देख लें कहाँ कहाँ ड्यू टू लगाया होगा। तो मकसद सिर्फ समझने का ये है या समझाने का ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी को समझना चाहते हैं, अंग्रेज़ी बहुत दिलचस्प है। ये लैंग्वेज आपको बहुत सारी चीज़ें देगी समझने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन क्या है कि हमारे पास क्या है, वक्त नहीं है, ना वक्त है ना हम पढ़ना चाहते हैं। ये टिक टिक बंद करें जी, पेन का ये ना करें, बंद करें, टिक 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 बंद करें पेन की। तो मकसद समझने का ये है कि हम ये सारी चीज़ें इसलिए बैठकर बात कर रहे हैं कि हम अपने आप की इस्लाह करें। हम क्या सीखना चाह रहे हैं, वोकैब है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे है, हम रोज़ इसको कितना तोड़ते मरोड़ते हैं। अगर एक गलत वर्ड कहीं प्लेस हो जाता है तो अब्बा की सारी मेहनतें गई। पोइटों लिखन पढ़े करे जेल में वहीं या मेरे जगह बंदा हो लिखे चाहे तो नहीं वाट एवर आई एम ड्यू टू माई फादर, पीजे करे ला जेल में भी वाला जा। भाई पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे ना, पॉजिटिव वर्ड ऐड करे। जिस तरह से वर्ड टू होता है, TOO टू, ये भी नेगेटिव एक्सप्रेशन है। मैंगो इज़ वेरी स्वीट, यूं लिखते हैं जुमला, लेकिन लोग लिखते हैं मैंगो इज़ टू स्वीट। ये अक्सर तौर पर नेगेटिव एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे
इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है, और इसके साथ दूसरा जुमला लगाया जाना चाहिए, इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड, बहुत बाहर गर्मी है, मैं नहीं जा सकता, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। वेरी पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सही है ना। आप होशियार बताना चाह रहे हैं ना, तो वेरी इंटेलिजेंट कर दें, टू लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी को समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप अंग्रेज़ी को नहीं पढ़ सकते, फिर आपके लिए मसाइल, बजाय आप आसानियाँ ढूंढने के अपने आप को और गहरी खाई में फेंकते जाते हैं। जिस तरह से मुझसे किसी ने पूछा कि सर आपके ऑफिस में एक पोइट्री लगी है, शाब्द लतीफ़ बिठाएगी, इसका मतलब क्या है? मैंने उनको समझाया कि इसका मतलब ये है कि इसमें लिखा हुआ है पढ़्यो था पढ़न कड़न की न कुलूब में। इंसान पढ़ता जाता है तो आगे वो गौर नहीं करता कि इसका मतलब क्या है। हम कुरान इतनी स्पीडी अंदाजे में पढ़ते हैं, बजाय सवाब के गुनाह चढ़ते जाते हैं, तो हम दिल से नहीं पढ़ते। हम बजाय अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के हम क्या करते हैं, रेस लगाते हैं, जबकि कुरान में बिल्कुल वाज़ेह है कि इसको आहिस्ता और ठहराव के साथ पढ़ना चाहिए। तो दुनिया की जो ज़बान सीखना चाहते हो, जिस चीज़ को सीखना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर एक ठहराव होना ज़रूरी है। मेरे कई स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर हमें अंग्रेज़ी बोलना किस तरह से चाहिए, बड़ी शाइस्तगी और बड़े पोलाइट हम्बल वे में इस्तेमाल करना चाहिए। यू शुड नॉट बी वेरी फास्ट while speaking English. You should speak in a polite and humble way. You should use very plain and smooth language that is understandable to everybody. Nobody should feel butterfly on the stomach when somebody is not getting your point. जब आप किसी को ईज़ नहीं देंगे, आपकी स्पीड इतनी होगी, रफ्तार इतनी होगी। उर्दू आप इस रफ्तार से नहीं बोलते, अंग्रेज़ी में क्यों रफ्तार पकड़ रहे हैं? कोई बंदा आपका गला थोड़ी दबा रहा है कि भाई 2 मिनट में जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हें गोली मार देनी है। यू शुड टेक योर टाइम, बी ईजी विद द सेंटेंस। आसान अल्फाज, आसान लैंग्वेज बोलें, जवाब दें, जान छुड़ाएं। वोकैबुलरी का अच्छा इस्तेमाल करें। सेलेक्ट योर वर्ड। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग गुड वर्ड्स, good vocabulary, that is very good. If not, then your sentence will not be correct. That would be incorrect. Is it or not? अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, incorrect और correct. Have you focused that I have utilized word correct and incorrect? I can use wrong and right. Rather than using wrong and right, I have utilized the most formal way, that is correct or incorrect. अब आपके हाथ में है कि वर्ड आप wrong and right इस्तेमाल कर रहे हैं, that is bit formal, but very formal is, आप किताबों में देखें वो लिखा होता है correct, incorrect, वो wrong and right नहीं लिखते। That is another thing, but I am telling you something different. I am telling you what, use most formal vocabulary for the purpose of writing or for the purpose of spoken. आप अपना जो vocabulary का सिलेक्शन है बिल्कुल नॉर्मल रखें, लोगों को जवाब देते हुए परेशान ना हो। अगर कहीं गलती हो जाती है तो एडमिट इट, उस पर अड़ना नहीं है। ये एक लैंग्वेज है और वो भी आपकी नहीं है, वो किसी और की है। आप सीख रहे हैं, लर्नर हैं। जब आप लर्नर हैं तो आर्ग्यू क्यों इतना कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई किताब में है, एक्सप्लेनेशन है, कोई आर्ग्यूमेंट है, किताब से लिया हुआ है, देन प्रेजेंट द बुक। अदरवाइज इस पर बहस, डिबेट फजूल करना। हम अड़ जाते हैं ना, तू क्यों चाहो, तू अरे बड़ो अंग्रेज़ा, तो हम आधा घंटा ऐसे ही पर्दाया कर देते हैं, बजाय इसके कि एडमिट इट। अगर आपने गलती कर ली, इट्स ओके। आधी दुनिया से ज़्यादा गलत अंग्रेज़ी बोल रही है, इसका कोई ताल्लुक आपसे नहीं है।
इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिक जुमले भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर आप इन बेसिक जुमलों को भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं तो इसका मतलब कोई भी ये नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो यूटिलाइज वोकैबलरी, इसको प्रॉपर वे में इसको हल करें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, इसको मिटाएं ज़रा। अब हमारे पास वर्ड है और फिर एंटोनिम है, इसी का हिस्सा है, इसी की कनेक्टिविटी है। एंटोनिम्स हैं। वर्ड एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट मीनिंग वर्ड, ऐसा ही है। अंग्रेजी आपको हर चीज़ दे रही है कि जी आपका सिमिलर मीनिंग और जी अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो आप कह रहे हैं, अगर मैं कहूँ इन तो इसका क्या होगा, कम। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही डेवलप्ड है इस हवाले से कि हमें पता है। लेकिन अब आ जाता है मुश्किल तरीन वर्ड्स का सिलेक्शन, तो वहाँ हम पर जाते हैं। तो हमारे पास वर्ड हो सकता है कम, तो उसका फिर गो लिख लें। अब ये मैं आपको इसकी काइंड्स बताता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता सारी, कि किस तरह से ये इस्तेमाल होती है, किस तरह से काम होता है। फिर आ जाता है वर्ड मेटाफर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हियर यू वर्ड आई एम जस्ट गिविंग यू, वर्ड है स्टार। मेटाफर समझते हैं, सहारा, हम उर्दू में इसको सहारा कहते हैं। मतलब किसी चीज़ का कंपैरिजन, किसी चीज़ का कंपैरिजन, तशबीह देना, लेकिन सो और एज के इस्तेमाल किए बिना। जैसे कि हम लोग कहते हैं वो घर में शी रही, अब इसका शेर से क्या ताल्लुक, हम उसको ऐसे ही एज ए सिमिलैरिटी, इसकी क्वालिटीज़ को देखकर कहते हैं ही इज़ लॉइन एट होम, ही इज़ लॉइन एट होम। अब ये जो लॉइन है ना, ये मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है। बंदा कैसे लॉइन हो सकता है, तो ये जो लॉइन की क्वालिटी ऐड कर दी गई, यहाँ पर सिमिलैरिटी दी गई, इसको हम मेटाफर कहते हैं। ही इज़ लॉइन एट होम। अगर मैं शी हूँ तो दी, ही इज़ लॉइन एट होम। एक और मिसाल लिख लेते हैं। मैं पोयम पढ़ाता हूँ द फील्ड माउस। उस पोयम में एक चूहे की कहानी है। उस चूहे की कहानी में क्या है कि एक छोटे से बच्चे के हाथ पर एक चूहा पड़ा है। अब वो किसी, क्योंकि जब वो फसल काट रहे हैं ना, तो उसमें थ्रेशर्स चलते हैं, उसमें कुछ और गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, तो उससे वो ज़ख्मी हुआ है। बच्चे को क्या पता कि इसको क्या हुआ है, वो उसके अपने हाथ पे रखे हुए है, लेकिन चूहा क्योंकि अब उसके पेट पे ज़ख्म आया है तो वो बिल्कुल कर्व हो गया है, यूँ कर्व समझते हैं, बिल्कुल यूँ। जैसे इंसान को अगर पेट में दर्द हो तो वो अपनी टांगें और मुँह मिला लेता है, बिल्कुल यूँ हो जाता है क्योंकि उसको पेट में दर्द होता है। तो इसी तरह से चूहे को पेट पर इंजरी हुई है, तो उसमें एक बड़ा बेहतरीन जुमला लगता है। वो कहता है इट कर्व्स विद एगनी, दर्द के मारे कर्व हो गया है, सूर सा ही थी विवा, इट कर्व्स विद एगनी एंड द स्टार गोज फ्रॉम इट्स आईज। हाने अब वो कह रहा है और उसकी आंखों से रूह निकल गई। स्टार को कहता है मतलब टिम टिम को करे नहीं है, और टिम टिम करना बंद किया गया, मतलब इसकी रूह जो है वो परवाह। अब ये जो स्टार इसने वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है, इसका मतलब रूह है। द स्टार गोज फ्रॉम इट्स आइज, रूह निकली। अब ये स्टार का मतलब यहाँ द सोल। ब्यूटी है वोकैबुलरी की कि आप किस तरह से और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। कई जगहों पर मेटाफोरिकल इस्तेमाल होता है वोकैबुलरी का। अब नीचे लिखा हो जाता है वेयर इज द मेटाफर, तो आपको मेटाफोरिकल लैंग्वेज का पता नहीं होता, आपको मेटाफर का पता नहीं है कि कैसे इस्तेमाल होता है। जब मेटाफर का पता नहीं होगा तो आप वो कैसे एरर निकालेंगे। हालांकि ये पढ़ाना चाहिए उस्तादों को
कि भाई ये मेटाफर है, ये वोकैबुलरी की काइंड में आता है। इसी तरह से इसके साथ मिलता जुलता एक वर्ड है सिमिली। सिमिली भी ये भाई बहन है। सिमिली जो है वो सो और एज या एज और एज का कंपैरिजन देती है, वो भी कंपेयर करती है किसी दो चीज़ों का। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें हमने एज इस्तेमाल कहीं नहीं किया। आपने देखा है सो इस्तेमाल कहीं नहीं किया, उसमें हर जुमले में एज और एज आएगा या एज और सो आएगा। अब देखिएगा कैसे वो हमने, मैं इसमें कई गानों की, कई पोएम की मिसाल देता हूँ। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, एक वो डेफोडिल्स, सॉरी डेफोडिल्स किसी को याद है? जी कोई भी अगर कोई बता दे। किसी को याद? आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड ओवर द वेल्स एंड हिल्स। आगे इसमें भी एक जुमला सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं ऐसे झूम रहा हूँ जैसे एक आवारा बादल। अब कभी आप इस फूल को देखें, जब हवा चलती है ना, ये लहराता यूँ, इसको सिमिलर कर रहा है। कैसे? किसकी तशबीह दे रहा है? एक आवारा बादल की। और बादल भी कह रहे हैं ही में दुआ, कह रहे ही में दुआ। ये भी कह रहा है कभी ऐसे कभी ऐसे। राइट? अब देखें कितना ब्यूटी देखें इसमें, कनेक्टिविटी देखें इसमें। ये पोइट्री में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। जिस तरह से आप एक सिंधी का बड़ा मशहूर सॉन्ग है अड़े चंड्रा, उसमें टोटल में सिमिली इस्तेमाल हुआ है। उसमें कई चीज़ों में वो सिमिली इस्तेमाल करा है। संदस रंग संदस रूप जी आहें तीअं तूं। अब वो चांद के साथ उसको हूँ तो चंड्रो दे, तो मतलब वो चांद के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इट मीन्स व्हाट इज इट? दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज कनेक्टिविटी, दिस इज सिमिलैरिटी। ही इज एज गॉर्जियस या शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर। इज इट? तो एज और एज का इस्तेमाल, तो ये क्या है? ये बेसिकली है सिमिली। इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो कैब हमें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। इसी लेक्चर को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अपने फीडबैक, अपने सवालात ज़रूर लेकर आया करें, तो उससे क्या होगा है कि हम भी थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर सकेंगे, समझा सकेंगे।